आहिल को नब्या की आंखों में आंसू देखकर न जाने क्यों बहुत तकलीफ़ हुई। सॉरी नब्या, ये कहते हुए आहिल जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। नब्या सॉरी कहा, वो भी इतनी अकड़ से। आई हेट यू आहिल। आहिल बाहर निकलते ही सोचने लगा, क्या हो गया था मुझे। मेरी बचकानी हरकतों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे परेशान करना तो मुझे अच्छा लगता है, फिर भी उसके आंसू मुझसे देखे नहीं गए। उसके आंसू देखकर मुझे दर्द महसूस हो रहा है। आहिल की जब आँख खुली तो नब्या का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। आहिल ने शायद पहली बार उसे इतने गौर से देखा। गोरा रंग, पतले गुलाबी होंठ और होंठ के बिल्कुल ऊपर छोटा सा काला तिल। सोती ही बहुत मासूम लग रही थी वो, और चेहरे पर आई हुई बालों की लटें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। आहिल ने न जाने किस एहसास से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आई हुई जुल्फ़ों को पीछे हटा दिया। यह उसने क्यों किया, उसे खुद भी समझ में नहीं आया। वो जल्दी से अपने आप को संभालता हुआ घर में ही बने हुए जिम की तरफ बढ़ गया। नब्या नाश्ते के लिए पहुंची तो दाई माँ को किचन में देखकर वो भी उनके पीछे किचन की तरफ बढ़ गई। काम करते हुए दाई माँ के हाथ पर गर्म पानी जा गिरा, जिसे देखकर नब्या तुरंत आगे बढ़ी और दाई माँ का हाथ पकड़कर ठंडे पानी में डुबो दिया और कहने लगी, दाई माँ क्या कर रहे हो आप? जब घर में खाना बनाने के लिए कुक रखे हुए हैं तो आप किचन में क्या कर रहे हैं? देखिए हाथ जल गया ना आपका, आप चलिए यहाँ से। दाई माँ, लेकिन बहू रानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना हाथ भी नहीं जला। नब्या, मुझे दिख रहा है कि कितना जला है, आप बैठिए यहाँ। नब्या उन्हें चेयर पर बिठाते हुए कहा। नब्या जल्दी से दवा लेकर आई और उनके हाथ पर फूंक मारते हुए दवा उनके हाथ पर लगाने लगी और पूछा, बहुत जल रहा है क्या? दाई माँ ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा, बहू रानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो इतना दर्द हो भी नहीं रहा जितना दर्द मैं आपके चेहरे पर महसूस कर रही हूँ। नब्या, आज के बाद आप किचन में बिल्कुल नहीं जाएंगी, नब्या ने थोड़े गुस्से में कहा। अब तक आहिल भी वहाँ पहुँच चुका था, जिसे देखकर दाई माँ ने कहा, देखा बाबा आपने, आपकी दुल्हन मुझे छोटे बच्चे के जैसे डांट रही है। आहिल, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। दाई माँ, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? दिखाइए कितना हाथ जला है। आहिल ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। दाई माँ, तुम दोनों एक जैसे हो, ज़रा सा हाथ जला है, कोई तूफान नहीं आया है, और अगर मैं किचन का थोड़ा बहुत काम करना भी छोड़ दूँ तो मैं तो ऐसे खाली बैठी बैठी पागल हो जाऊँगी। आहिल, लेकिन दाई माँ, लेकिन कुछ नहीं, आप दोनों ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, जल्दी से नाश्ता करना शुरू करो। नब्या, हम नाश्ता करेंगे पर आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करोगी। नब्या दाई माँ के मना करने के बावजूद उन्हें बड़े प्यार से नाश्ता सर्व करती है, जिसे देखकर आहिल के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वो मन में कहता है, यार इतनी भी बुरी नहीं हो तुम जितना मैं तुम्हें समझता था। वो कहते हैं ना, नज़रिया बदलने हमें उनमें भी अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं जिनको कभी हम देखना भी पसंद नहीं करते। आज ऑफिस में नब्या बहुत हैरान परेशान थी, क्योंकि लंच टाइम होने को था और आहिल ने एक बार भी उसे अपने केबिन में नहीं बुलाया था। नहीं तो अब तक वो न जाने कितनी बार उसे बजाय बेवजह बुलाकर उसे किसी न किसी बात पर सुना ही देता, और अब तो नब्या भी चुप नहीं रहती थी। इसी तरह उन दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती थी। आज उसको बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो खुद ही आहिल के केबिन में पहुंच गई। आहिल ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, यस नब्या, एनी प्रॉब्लम? नब्या तो उसकी स्माइल देखकर बेहोश होने को हो गई और अपने आप को संभालते हुए बोली, आहिल तुम ठीक हो ना? आहिल ने अपनी चेयर से खड़े होकर नब्या के नज़दीक आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्या बात है, बहुत फिक्र हो रही है आज अपने पति की? नब्या आहिल की बात पर हड़बड़ा गई और कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। यह कहकर वो जल्दी से केबिन से बाहर निकलने लगी तो आहिल ने कहा, वैसे लंच टाइम हो गया है, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? आहिल के पूछने पर नब्या लंच के लिए रुक गई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ने एक साथ बिना झगड़े खाना खा लिया हो। नब्या के गले से तो ये बात नीचे ही नहीं उतर रही थी। उसने आहिल के माथे को हाथ से छुआ तो आहिल ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? नब्या, चेक कर रही थी तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया। आहिल, नबी, तुम पागल हो गई हो। नब्या, मुझे तो तुम्हारे दिमाग में फ़र्क लग रहा है। आहिल, यू नो वाट, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आहिल के इस तरह बोलने पर
नब्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन में कहा, डोंट वरी नब्या, सब नॉर्मल है। यह सोचते हुए केबिन से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद नब्या फिर से आहिल के केबिन में आई और कहने लगी, आहिल, मुझे तुमसे बात करनी है। आहिल, बोलो। नब्या, आहिल, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज ऑफिस के बाद माँ पापा से मिलने चली जाऊँ। आहिल हैरानी से, तुम मुझसे पूछ रही हो? नब्या, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम भी साथ चलोगे? तुम आओगे तो माँ पापा को अच्छा लगेगा। आहिल, ओके, ऑफिस के बाद चलते हैं। आहिल और नब्या को देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। पायल तो भागते हुए दोनों के गले लग गई और कहने लगी, दी जीजू, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। नब्या और आहिल अभिनव जी और आरती जी से मिले। उन्होंने बड़े प्यार से उन दोनों का स्वागत किया। हमेशा की तरह आरती जी के गले लगकर आहिल ने एक सुकून सा महसूस किया। आरती जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। हम सब आप दोनों की ही बातें कर रहे थे। आहिल, माँ, आपने दिल से पुकारा और हम हाजिर हो गए। आरती जी चाय बनाने आई तो नब्या भी उनके पीछे साथ ही चली आई। आरती जी ने नब्या से पूछा, बेटा कैसी हो तुम? ठीक हो ना? नब्या माँ को साइड से हक करते हुए, मेरी प्यारी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आरती जी, नब्या तुम खुश तो हो ना? नब्या, माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हो? मेरी तरफ देखो, आपको मैं खुश नज़र नहीं आ रही क्या? आरती जी, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम पुरानी बातों को भुलाकर आहिल के साथ खुश रहो। नब्या चाय लेकर बाहर आई। सभी को चाय देने के बाद नब्या ने जब आहिल की तरफ चाय बढ़ाई तो उसने चाय के कप के साथ साथ उसके हाथ को भी पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, थैंक यू। नब्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। चाय नाश्ता करने के बाद सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते जब भी नब्या की नज़र आहिल की तरफ उठती तो आहिल उसे मुस्कुराते हुए देखता, जिसे देखकर नब्या ने मन में कहा, कितना बड़ा नौटंकी है, आज तो चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही है। वैसे तो दिन भर अपने सड़ू अवतार में घूमता रहता है, यहाँ सभी को अपना महान रूप जो दिखाना है। आहिल ने सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखकर पायल से कहा, ये पेंटिंग कितनी अच्छी है, कहाँ से खरीदी? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं से नहीं, यह तो आपकी वाइफ के हाथों का कमाल है। आहिल हैरानी से, रियली, आई डोंट बिलीव दिस। नब्या थोड़ी रुखाई से बोली, क्यों, इसमें बिलीव न करने वाली कौन सी बात है? ऐसी न जाने कितनी पेंटिंग मैंने बना रखी हैं। उसके इस तरह बोलने पर सभी उसे देखने लगे तो आयल ने जल्दी से बात संभालने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, नबी, गुस्सा क्यों कर रही हो यार? तुमने कभी बताया नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? चलो हम सबसे पहले तुम्हारी सभी पेंटिंग्स देखते हैं। आयल नब्या का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। नब्या ने गुस्से से उसे घूरा और ना चाहते हुए उसके साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई और रूम में पहुंचते उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? आहिल, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है? नब्या, जब से तुम आए हो तुम जो हरकतें कर रहे हो तुम्हें समझ आ रही है? आहिल, नब्या, वाकई ही तुम में कॉमन सेंस की बहुत कमी है। तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नब्या कुछ कहती इससे पहले आरती जी वहाँ आ गईं और कहने लगीं, क्या हुआ? नब्या, कुछ भी नहीं माँ, बस मैं पेंटिंग्स दिखाने जा रही थी। आरती जी आहिल से, बेटा आपको खाने में क्या पसंद है? आहिल, माँ, आप जो प्यार से बनाएंगी वही मुझे पसंद है। आरती जी के जाने के बाद आहिल गुस्से में बिना पेंटिंग्स देखे वहाँ से चला गया। रात के डिनर तक आहिल ने नब्या से कोई बात नहीं की। वो पायल के साथ ही इधर उधर की बातों में लगा रहा। क्योंकि कल संडे था इसलिए डिनर के बाद किसी ने उन्हें घर जाने नहीं दिया और वो दोनों आज रात के लिए वहीं रुक गए। रात को आहिल और नब्या सोने के लिए जा रहे थे तो आरती जी ने नब्या से कहा, नब्या, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलो। पायल, आइए जीजू, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आती हूँ। पायल आहिल को रूम तक ले जाती है। पायल आहिल को रूम दिखाती है तो आहिल पायल से पूछता है, यह रूम किसका है? पायल, यह पहले मेरा और दी का हुआ करता था, पर उनकी शादी के बाद मुझे इस रूम में उनकी कमी बहुत महसूस होती थी, इसलिए हमने ये रूम आपके और दी के लिए सेट कर दिया। यहाँ पर दी की बचपन से लेकर अब तक की यादें जुड़ी हुई हैं। आपको अच्छा नहीं लगा ये रूम? आहिल, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और ये बुक्स,
ये भी तुम्हारी दी की हैं? पायल, नहीं, ये बुक्स मेरी हैं। आहिल, अच्छा, तो तुम्हें भी बुक्स पढ़ने का शौक़ है? पायल, मतलब आपको भी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं? फिर तो हमारी खूब जमेगी। आहिल उसकी बुक्स का कलेक्शन देखता है और कहता है, तुम कभी घर आना, मैं तुम्हें अपना बुक कलेक्शन दिखाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पायल, आपको और क्या क्या पसंद है? आहिल, मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है। म्यूज़िक से इंसान अपना सारा स्ट्रेस भूल जाता है। पायल, बात तो आपकी सही है, वैसे दी को भी पुराने गाने बहुत पसंद है, पर पता नहीं ये माँ और दी ऐसी कौन सी बातों में उलझ गई। नव्या ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, आप किसी बात से परेशान लग रहे हो? आरती जी ने नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, परेशान तो मैं हूँ नव्या, जब से तुम आए हो मैंने नोटिस किया है कि तुम दोनों में एक खिंचाव सा है। तुम आहिल से कितनी बेरुखी से पेश आ रही हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बताओ नव्या, क्या तुमने इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ये कहते हुए आरती जी की आंखों में आंसू बह उठे। अपनी बेटी की चिंता ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया था। नव्या आरती जी को संभालती है और उनके आंसू साफ करते हुए कहती है, माँ, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिश्ता ही ऐसा है जिसमें नोक झोंक चलती रहती है। जब तक वो मुझे परेशान ना करें और जवाब में जब तक मैं गुस्सा ना करूं, हमारा दिन ही नहीं निकलता। लेकिन माँ, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। माँ, यकीन मानो, आपकी बेटी बहुत खुश है। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। आरती जी को उसकी बातें सुनकर कुछ तसल्ली हो जाती है और वो नव्या को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। बहुत देर हो गई है, आहिल तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जाओ तुम भी आराम कर लो। नव्या रूम में आती है तो आहिल अब तक सो चुका था, पर नव्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ की बातें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थीं। इसी कसमकस में जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता नहीं चला। अगली सुबह नव्या ने आहिल से कहा, आहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आहिल, प्लीज़ नव्या, सुबह सुबह नहीं। नव्या, एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो माँ हमारे लिए बहुत परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। हमें उनके सामने थोड़ा अच्छे से रहना होगा। आहिल ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्य हो गया मैं तो। शुक्र है मेरी बीवी को ये बात समझ तो आई। जिन्हें तुम मेरी सो कॉल्ड हरकतें कह रही थी, वो मैं इसीलिए कर रहा था डार्लिंग, ताकि कोई हमारे रिश्ते पर सवाल ना उठाए, कोई तुम पर सवाल ना उठाए। पर नहीं, मेरी तो हर बात तुम्हें जहर लगती है। मेरी तो शक्ल देखकर तुम में चुड़ैल की आत्मा आ जाती है और तुम मुझ पर बरसने लग जाती हो। आहिल लगातार बोले जा रहा था कि अचानक नव्या अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसके सीने से जा लगी। आहिल तो एकदम शॉक्ड ही हो गया। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज़ हो गईं। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, नबी, क्या कर रही हो? पहली बार आहिल को एक मीठा सा खूबसूरत एहसास महसूस हुआ, जिससे उसके दिल के तार झंझना उठे। नव्या के इस तरह सीने से लग जाने से आहिल का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। यह एक ऐसा खूबसूरत एहसास था जो उसके दिल ने पहली दफ़ा महसूस किया था। अपनी धड़कनों को काबू में रखते हुए उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, नबी, क्या कर रही हो? नव्या, आहिल प्लीज़ कुछ मत कहना, माँ हमारी तरफ ही आ रही हैं। नव्या ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। आहिल ने भी उसे अपने बाहों के घेरे में ले लिया। आरती जी उन्हें ऐसे देखकर वहीं से वापस मुड़ गईं। नव्या कुछ पल यूं ही खड़ी रही तो आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नबी, अगर तुम्हारा मन है तो हम ऐसे ही जितनी देर तुम चाहो उतनी देर खड़े रह सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे माँ कब की जा चुकी हैं। नव्या को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो झेंपसी गई और उससे अलग होते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगी। तो आहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो, अपने पति को एक कप कॉफ़ी तो पिला दो। नव्या, ला रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। आहिल, ये अच्छा है, तुम खुद जो मर्जी करो और मेरे हाथ पकड़ने से भी एतराज़ है। नव्या, वो क्या है ना डियर हस्बैंड, तुम हाथ छोड़ोगे तभी मैं जा पाऊँगी। नव्या ने नाटकीय अंदाज में कहा। आहिल ने उसका हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। जैसे ही नव्या ने कदम बढ़ाए तो आहिल ने कहा, सुनो। नव्या इरिटेट होते हुए, अब क्या है? आहिल, वो रात को पायल बता रही थी कि तुम बहुत टेस्टी कचौड़ियाँ बनाती हो।
यार मेरा तुम्हारे हाथ की कचौड़ियाँ खाने का बहुत मन हो रहा है। नव्या, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कचौड़ियाँ बनाऊंगी? आहिल, ऑफ कोर्स यार, तुम्हें प्यार से बनानी चाहिए। नव्या, नो, नेवर। आहिल, ओके ठीक है, फिर मैं माँ से जाकर कहूँगा कि मैं इतने प्यार से नबी को कचौड़ियाँ बनाने के लिए कह रहा हूँ, पर नबी मेरी बात नहीं मान रही है। नव्या गुस्से से, मौके का फ़ायदा उठाओ तुम, मैं भी उन कचौड़ियों में जहर मिलाकर तुम्हें खिला दूंगी। आहिल हंसते हुए, तुम्हारे हाथ से जहर भी हम हंसते हंसते खा लेंगे। आहिल ने दिल पर हाथ रखकर कहा तो नव्या गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। नव्या को किचन में देखकर पायल ने कहा, अरे दी, आप क्या बनाने की तैयारी में हो? नव्या, आहिल का कचौड़ियाँ खाने का मन है, बस वही बना रही हूँ। पायल नव्या को साइड से हक करते हुए कहती है, हाउ स्वीट। नव्या फीका सा मुस्कुरा देती है और मन में कहती है, हाउ स्वीट की बच्ची, सब तेरा ही किया धरा है। तभी नव्या के फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आती है। नव्या पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। नव्या पहले ही इरिटेट थी, ऊपर से जब फ़ोन पर किसी ने कुछ नहीं बोला तो उसने गुस्से से कहा, बात नहीं करनी होती तो फ़ोन क्यों करते हो? यह कहकर गुस्से से फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ जिसने फ़ोन किया था उसने नव्या की आवाज़ सुनकर फ़ोन दिल से लगा लिया। पायल, क्या हुआ दी, किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? नव्या, अजीब है ना लोग, फ़ोन करते हैं और बोलते भी नहीं। पायल, जाने दो ना दी, आपकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गया होगा। नव्या, बकवास बंद कर और सारा सामान मुझे निकाल कर दे। पायल ने सारा सामान निकाल दिया और नव्या की मदद करने लगी। सामान में जब उसने पीनट देखी तो उसे उस दिन की बात याद आ गई, जब वो आयल के घर में किचन से बाहर निकल रही थी तो जाते जाते उसने सुना दोनों को आपस में बात कर रहे थे कि आहिल सर के खाने में पीनट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उन्हें पीनट से एलर्जी है। ये बात याद आते ही नव्या के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने मन में कहा, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे आहिल, कभी खुजली कभी बाथरूम में बंद, आज बदला लेने का सही वक्त है। तुम्हें मेरे हाथ की कचौड़ियाँ खानी है ना? मैं प्यार से तुम्हें अपने हाथों से बनी कचौड़ियाँ खिलाऊंगी। नव्या ने पीनट को अच्छी तरह से ग्राइंड करके कचौड़ियों के मसाले में मिक्स कर दिया और जल्दी से कचौड़ियाँ तल दीं। नव्या जब आयल को कचौड़ियाँ सर्व करने लगी तो आयल ने नव्या से धीरे से पूछा, सचमुच जहर तो नहीं मिलाया? नव्या, खाओगे तो पता लग जाएगा। सभी बड़े मज़े से कचौड़ियाँ खाने लगे तो आरती जी ने आहिल से पूछा, कैसी लगी नव्या के हाथ की कचौड़ियाँ? आहिल, अच्छी हैं, पर इनका टेस्ट दाई माँ की कचौड़ियों से थोड़ा अलग है। नव्या झूठी उदासी दिखाते हुए, मतलब तुम्हें अच्छी नहीं लगी? आहिल, नहीं नबी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत टेस्टी हैं। नव्या, इसी बात पर तुम्हें और खानी पड़ेगी। आहिल के मना करने के बावजूद नव्या ने उसे और कचौड़ियाँ खिला दी। थोड़ी देर बाद ही आहिल को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसने मन में सोचा, ये इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आहिल बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नव्या ने आहिल को इस तरह बेचैन देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई, जिसे उसने छिपाते हुए झूठी फिक्र दिखाते हुए आहिल से पूछा, आहिल क्या हुआ, सब ठीक है ना? आहिल, नहीं नबी, कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है। नव्या, ओह, शायद ज़्यादा फ्राइड खा लिया इसीलिए ऐसा हो रहा है। आहिल, आई डोंट नो यार। जैसे जैसे पीनट उसकी बॉडी पर अपना असर दिखा रही थी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तो उसकी सांस भी उखड़ने लगी थी। नव्या का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वो तो अपनी पुरानी चीज़ों को देखने में गुम थी। आहिल की सांसें उखड़ने लगीं, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो पास में ही खड़ी हुई नव्या को आवाज़ नहीं लगा पाया और बेहाल होकर तड़पने लगा। नव्या की नज़र उस पर पड़ी तो उसके हाथों में पकड़ा हुआ शोपीस गिर गया और वो भागते हुए आहिल के पास गई और कहा, आहिल, ये क्या हो गया तुम्हें? फिर उसने जल्दी से पुकारा, माँ, पापा, जल्दी आइए। आहिल की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत घबरा गए और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया। नव्या के जहन में तो ये ख्याल दूर दूर तक नहीं था कि आहिल की ऐसी हालत हो जाएगी। उसका मन गिल्ट से भर गया था और आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपने आप को धुतकार रही थी। नव्या, तू बदला लेने के चक्कर में इतना गिर गई कि तुमने उसकी जान की परवाह भी नहीं की। दाई माँ और जिया भी ये खबर सुनते ही तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही दाई माँ ने नव्या से पूछा, अचानक क्या हो गया बाबा को? नव्या, दाई माँ, अचानक से आयल को घबराहट होने लगी
और थोड़ी ही देर में उसकी हालत ख़राब हो गई। सांस उखड़ने लगी। नव्या ने रोते रोते कहा, दाई माँ, पर ऐसा होने की कोई वजह भी होगी। उन्होंने क्या खाया था? पायल, आंटी, उन्होंने कचौड़ियाँ खाई थी और तो कुछ नहीं खाया। दाई माँ का कुछ सोचकर दिल दहल गया। फिर अपने शक की पुष्टि करते उन्होंने नव्या से पूछा, बहू रानी, कहीं उन कचौड़ियों में मूंगफली तो नहीं थी? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो दाई माँ ने अफसोस में आंखें बंद कर लीं। आंसू उनकी आंखों से टपक पड़े। उन्होंने नव्या को कंधे से झंझोड़ते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुमने बहू रानी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप आहिल बाबा की दुल्हन हैं और आपको ये नहीं पता कि मूंगफली आहिल बाबा के लिए जहर के समान है। नव्या दाई माँ का हाथ पकड़कर कुछ बोलने को हुई तो दाई माँ ने गुस्से से नव्या का हाथ झटक दिया और वहीं बेंच पर बैठकर रोने लगीं। आरती जी उनके पास बैठकर उन्हें दिलासा देने लगीं। आहिल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप हौसला रखिए। नव्या ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। यह सुनकर नव्या का मन और भी गिल्ट से भर गया। सभी एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। जिया ने नव्या को यूं रोते देखकर कहा, नव्या प्लीज़ चुप हो जाओ, भाई ठीक हो जाएंगे। और रही बात माँ की, तो वो तो आयल भाई की एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनकी ऐसी हालत देखकर वो तुम पर इतना गुस्सा कर बैठी। तुम उनको समझने की कोशिश करना, उनकी बात दिल से मत लगाना। वो आहिल भाई से बहुत प्यार करती हैं। तभी डॉक्टर बाहर निकला तो अभिनव जी ने जल्दी से पूछा, हमारा बेटा कैसा है? डॉक्टर, देखिए, पेशेंट स्टेबल नहीं हो पा रहा। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? पेशेंट को इतनी हाई एलर्जी होने के बाद भी उसे पीनट खिला दिया। अब हमें अपना काम करने दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यह सुनते ही सभी का दिल टूट सा गया। सभी आहिल के लिए दिल से दुआ कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हंसते खेलते अचानक ऐसा कुछ भी हो जाएगा। नव्या ने बाहर शीशे से आहिल को देखा। ऑक्सीजन मास्क लगा होने के बावजूद वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसे इस तरह तड़पता देखकर नव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो उसे इस तरह तड़पता देख नहीं पाई और एक कोने में बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी। पायल ने उसे गले से लगाकर चुप कराते हुए कहा, दी, प्लीज़ ऐसे मत रोइए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे चलेगा? कुछ घंटों के मुश्किल इंतज़ार के बाद जब डॉक्टर ने आकर कहा कि अब पेशेंट स्टेबल है, तो सबने राहत की सांस ली। आहिल अभी तक दवाइयों और इंजेक्शन की वजह से बेहोश था। दाई माँ आहिल के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। आहिल को होश आते ही दाई माँ ने उसे सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप ठीक हो ना? जान निकाल दी थी आपने मेरी। आपको ऐसी हालत में देखकर मैं कितना घबरा गई थी, जानते हैं आप? ये कहते हुए दाई माँ के आंसू लगातार बह रहे थे। आयल उनके आंसू साफ करते हुए, आपको पता है ना, आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। क्यों रो रहे हो आप? मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। दाई माँ ने आहिल को एक बार फिर से सीने से लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। सभी आहिल से मिलने आए। सब आहिल को सही सलामत देखकर सुकून महसूस कर रहे थे और इन सब के पीछे खड़ी थी नव्या, जो खुद को इस सब का कसूरवार मानते हुए खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। सबसे मिलने के बाद आहिल की नज़र नव्या को तलाशती हुई सबके पीछे खड़ी नव्या पर गई। उस समय नव्या का चेहरा बेजान और मुरझाया हुआ था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नव्या ने खुद पर आहिल की नज़रों को महसूस किया तो उसकी नज़रें आहिल की तरफ उठ गईं और उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके चेहरे पर आ गिरे। आहिल को नव्या की ऐसी हालत देखकर ना जाने क्यों एक दर्द सा महसूस हुआ और उसकी आंखों के आंसुओं ने आहिल के दिल को कचोट कर रख दिया और उसकी आंखों में भी नमी आ गई। आहिल अब हॉस्पिटल से घर आ चुका था। घर पर दाई माँ उसकी छोटी से छोटी बात की जिम्मेदारी खुद ले रखी थी। नव्या से अभी तक उनकी नाराज़गी कायम थी। नव्या मन में सोचती है, दाई माँ अब उससे इतनी नाराज़ है, अगर उन्हें पता चला कि यह सब मैंने जानबूझकर किया था तो वो क्या करेंगी? यह सोचकर उसका दिल घबरा सा गया। आहिल पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे नव्या की खामोशी बहुत अखर रही थी। वो हॉस्पिटल से ही बिल्कुल खामोश थी। साहिल ने उसकी खामोशी तोड़ने के लिए कहा, नबी, अफसोस कर रही हो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया? नव्या हैरानी से आहिल की तरफ देखा तो आहिल ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने तो साफ साफ कहा था कि तुम मुझे जहर मिलाकर दोगी। मैं ही तुम्हारी बातों को मजाक समझ बैठा, पर मैं तो फिर भी बच गया।
आहिल की बात सुनकर नब्या के रुके हुए आंसू बेतहाशा बह उठे, जिसे देखकर आहिल ने कहा, नबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने सोचा था तुम मुझसे लड़ोगी, झगड़ा करोगी। तुम्हारी खामोशी से परेशान हो गया था यार, प्लीज़ अब ये रोना बंद कर दो। आहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी दाइमा रूम में आती हैं तो नब्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ देती है। दाइमा, बाबा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप लाई हूँ, चलिए इसे पी लीजिए, पर इससे पहले आपको दवा खानी है। फिर सिर पर हाथ मारते हुए कहती हैं, मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। दवा के लिए गर्म पानी तो किचन में ही रह गया, मैं अभी लाती हूँ। नब्या, दाई माँ आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। आप तो रहने ही दीजिए, दाई माँ ने उसे हाथ दिखाकर गुस्से से कहा। नब्या की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। यह देखकर आहिल ने बड़े प्यार से दाई माँ से कहा, दाई माँ, ये क्या कह रहे हो आप? नब्या ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और आप मान सकते हो कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। आपको याद है जब आपका हाथ जरा सा जल गया था तो नब्या कितनी परेशान हो गई थी? आपको लगता है वो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाएगी? दाई माँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। प्लीज़ आप उस पर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ ना। नब्या ने भी अपने कान पकड़ते हुए दाई माँ से कहा। सॉरी दाई माँ, गलती हो गई। दाई माँ ने आगे बढ़कर नब्या को गले से लगा लिया और कहा, मुझे आप पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था बहू रानी, पर आयल बाबा की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। नब्या, आपने मुझे अपना समझ कर ही गुस्सा किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा दाई माँ। इतने में आहिल बोल उठा, शुक्र है आप दोनों की सुलह हो गई, वरना सास बहू के झगड़े में मैं बेचारा पिस जाता। दाई माँ, बाबा आप तो कुछ भी बोलते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और बहू रानी, आप तो गर्म पानी लाने वाली थीं, अभी तक यहीं खड़ी हो। नब्या, जी अभी लाती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। नब्या और दाई माँ के बीच मनमुटाव तो मिट गया था, पर आहिल की बातें नब्या के कानों में गूंज रही थीं और उसे अंदर तक कचोट रही थीं। वो खुद से ही बात कर रही थी। आहिल ने कितने विश्वास के साथ कह दिया कि नब्या ऐसा नहीं कर सकती, पर मैंने ऐसा किया है, जानबूझकर किया है। फिर भी मैं सबके सामने चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया। ये गिल्ट मुझे चैन से नहीं रहने देगा। फिर उसने पक्का इरादा करते हुए कहा, नहीं, मैं भले ही सबके सामने चुप रही, पर मैं आहिल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसके बाद चाहे वो मुझ पर गुस्सा करें या सभी को सच बता दें, पर मैं अब चुप नहीं रहूँगी। ये सोचते हुए वो आहिल के पास रूम में पहुंच गई। आहिल आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोलीं और नब्या को सामने देखकर कहा, नबी कहाँ थी तुम अब तक? यार इस बिस्तर पर लेटे हुए बहुत बोर हो गया हूँ मैं। नब्या आहिल के पास बिस्तर पर बैठ गई और उसने कहा, आहिल मुझे तुमसे बात करनी है। आहिल, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ बात बात ही कर लो। नब्या, आहिल, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। आहिल, ओह कम ऑन यार, फिर से वही बात। नब्या, बात वही है, पर पूरी बात तुम्हें नहीं पता। आहिल, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है। मैंने ये जानते हुए भी उन कचौड़ियों में पीनट मिलाई थी। आहिल नब्या की बात सुनकर हैरान ही रह गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि नब्या ने ऐसा जानबूझकर किया है। आहिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने गुस्से से नब्या की कलाई पकड़ते हुए कहा, मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकली? सचमुच मारना चाहती थी मुझे? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे नब्या? आहिल ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नब्या, नहीं आहिल नहीं, मैंने ऐसा किया सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए, ना कि तुम्हारी जान लेने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नब्या के आंसू एक बार फिर से बह उठे। आहिल, मैं तो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करूं, फिर तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ? तुम तो मेरे पति हो। आहिल प्लीज़ ट्रस्ट मी। नब्या ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। नब्या की आंखों में आहिल को झूठ कहीं नजर नहीं आया और उसने नब्या को अपनी ओर खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई ट्रस्ट यू नबी। नब्या भी उसकी बाहों में सिमट गई। उसके आंसू आहिल की सर को भिगो रहे थे। आहिल ने अपने एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, नबी प्लीज़ डोंट क्राई, तुम्हारे ये आंसू ना मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। सुबह नब्या ने जब आहिल को ऑफिस के कपड़ों में देखा तो कहा,
तुम कहाँ जा रहे हो? उसके इस सवाल पर आहिल ने बनावटी मुस्कुराते हुए कहा, पार्क में घूमने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नव्या, मेरे कहने का मतलब था कि अगर तुम ऑफिस जाने की सोच रहे हो ना, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। आहिल, क्यों? मैं ऑफिस क्यों नहीं जा सकता? नव्या, डॉक्टर ने तुम्हें 2-3 दिन रेस्ट करने को कहा है। आहिल, बहुत हो गई रेस्ट, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है ना आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नव्या, लेकिन दाई माँ ने सख्ती से कहा है कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आहिल, दाई माँ को मैं मना लूँगा। और सुनो, तुम भी दाई माँ के सामने यही कहना कि मेरा आज ऑफिस जाना ज़रूरी है। आहिल जब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुँचा तो दाई माँ ने उसे ऑफिस के कपड़ों में देखकर कहा, वाह ये सब क्या है? आपको पता है डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आहिल, पता है दाई माँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आप चाहें तो नव्या से पूछ लीजिए। नव्या, हाँ दाई माँ, मीटिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आहिल वो मीटिंग तो रजत भी संभाल सकते हैं ना, तुम्हें अपनी सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए। नव्या के इस तरह बोलने पर आहिल ने उसे तीखी नज़रों से देखा और दाई माँ से कहा, दाई माँ प्लीज़ समझिए, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। दाई माँ कुछ बोलती उससे पहले नव्या बोल उठी, दाई माँ, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आहिल को इन 2-3 दिनों में फीवर भी हो सकता है, अगर ऑफिस में हो गया तो? आहिल, नव्या तुम प्लीज़ चुप रहोगी? दाई माँ, बिल्कुल सही कह रही है वो, 2 दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आहिल, लेकिन दाई माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप ऑफिस नहीं जा रहे। अब इस बात पर कोई बहस नहीं। यह बात सुनकर नव्या को हंसी आ गई। आहिल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो उसने जल्दी से हंसी को दबा लिया। कमरे में आकर आहिल ने गुस्से से अपना कोट उतारते हुए बिस्तर पर पटक दिया और गुस्से से अपने शूज उतारने लगा, जिसे देखकर नव्या ने कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आहिल, तुम तो चुप ही रहो, धोखेबाज कहीं की। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो वही कहा जो तुम्हारे लिए सही था। इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आहिल, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऑफिस किस खुशी में नहीं जा रही? आहिल की बात सुनकर नव्या आहिल के करीब आ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि क्योंकि ऑफिस में मेरा अपने सड़ू बास के बिना दिल नहीं लगता। ये कहते हुए नव्या खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। यह सुनकर आहिल का दिल धड़क उठा और वो नव्या की हंसी में खोसा गया। तभी नव्या का फ़ोन रिंग हुआ तो आहिल का ध्यान उससे हटा और वो मुस्कुराने लगा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। नव्या ने फ़ोन पिक किया। आवाज़ सही नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कमरे से बाहर निकलकर कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैसी हो जान? कब से तुम्हारी आवाज़ सुनने को कान तरस गए थे। नव्या, रॉन्ग नंबर। ये कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट जाने पर वो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, रॉन्ग नंबर नहीं, बिल्कुल राइट नंबर हूँ मैं तुम्हारा। नव्या मन में, पता नहीं कौन था, कुछ भी बकवास कर रहा था। आहिल को अपने काम के बिना कहाँ चैन पड़ता, इसलिए उसने मीटिंग को ऑनलाइन करने का डिसाइड कर लिया। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आहिल फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। यह देखकर नव्या से रहा नहीं गया तो वो स्टडी रूम, जो कि उनके बेडरूम से अटैच था, में आ पहुंची, जहां आहिल अपने लैपटॉप में खोया हुआ था। नव्या ने कहा, आहिल बस बहुत हुआ, बस बंद करो इसे, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। आहिल, नबी बस 5 मिनट और। नव्या ने आगे बढ़कर उसका लैपटॉप बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी यहाँ से चलो। आहिल को नव्या का यूं हक से उसका हाथ पकड़ना और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छा लगा और वो चुपचाप नव्या के साथ चल दिया। आहिल का हाथ पकड़ने पर नव्या को एहसास हुआ कि उसका हाथ बहुत गर्म है। उसने आहिल के माथे को छुआ तो वो बुखार से जल रहा था। अब नव्या को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कितने ज़िद्दी हो तुम, किसी की बात तो माननी ही नहीं। कहा था रेस्ट कर लो, पर नहीं, अब फीवर हो गया ना, अब तो खुश हो। नव्या उसे डांट रही थी और राहिल उसे इस तरह डांटता देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, यह हंसी किस बात की आ रही है? तुम रुको, अभी मैं दाई माँ को बुलाकर लाती हूँ, फिर तुम सुधरोगे। नव्या जाने लगी तो आहिल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नबी प्लीज़ उन्हें मत बताओ,
वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। सॉरी यार। आहिल के इस तरह कहने पर नब्या रुक गई और उसे मेडिसिन देते हुए कहने लगी, इसे खाओ और चुपचाप लेट जाओ। आहिल ने मेडिसिन ले ली और बिस्तर पर लेट गया। नब्या रूम से बाहर जाने लगी तो आहिल ने कहा, कहाँ जा रही हो? नब्या, डोंट वरी, दाई माँ को बताने नहीं जा रही। कुछ ही देर में नब्या ठंडा पानी ले आई और आहिल के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी ताकि फीवर जल्दी से सही हो सके। आहिल नब्या का हाथ पकड़कर कहने लगा, नबी, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ी देर में उसका असर हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। नब्या, तुम चुपचाप लेटे रहो। अगर इतनी ही फिक्र थी तो पहले ही मेरी बात मान लेते। अब मुझे जो करना है करने दो। आयल बुखार से तप रहा था। मेडिसिन और ठंडे पानी की पट्टियों से उसे राहत मिली और वो नींद के आगोश में चला गया। आधी रात के वक्त जब आयल की नींद खुली तो नब्या उसके सिर से सिर टिकाकर बैठे बैठे ही सो गई थी। आहिल ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कान खुद ब खुद उसके चेहरे पर आ गई। उसने बड़े आराम से नब्या को बिस्तर पर सीधा लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके पास लेटते हुए उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा और सोचने लगा, तुम वही लड़की हो जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता था और आज तुम्हें थोड़ी देर अपने आसपास ना देखूं तो दिल बेचैन हो उठता है। क्यों तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई हो? क्यों तुम्हारे पास आने से ये दिल ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है? क्यों मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है? क्यों हर बात में तुमसे उलझना अच्छा लगता है? क्यों तुम मुझ पर अपना हक जमाकर मुझे अपनी तरफ खींचती हो? मैं जितना तुम्हें देखता हूँ उतना ही तुम्हारे बारे में सोचता ही चला जाता हूँ। कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया नब्या? यह सोचते ही उसका मन एक खूबसूरत एहसास से भर गया और उसने कहा, यस, शायद मेरा दिल सही कह रहा है। तुम मेरा पहला प्यार हो नबी। एक ऐसा एहसास जो तुमसे पहले कभी किसी और के लिए इस दिल ने महसूस नहीं किया। ये सोचते हुए उसने आगे बढ़कर नब्या के माथे पर किस कर दी। ये किस आहिल के पहले प्यार की निशानी थी अपनी नब्या के लिए। इन बीते दिनों में नब्या ने जिस अपनेपन से उसकी हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा और उसकी केयर की, इस बात की आहिल ने दिल से महसूस किया। उसे नब्या से लगाव तो ना जाने कब से हो गया था, पर दिमाग इस बात को इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। पर अब इस दिल और दिमाग की लड़ाई में आहिल ने अपने दिल को चुन लिया था और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश था। सच ही कहते हैं कि प्यार कभी ज़िंदगी में बताकर नहीं आता, यह तो बस हो जाता है। आहिल आज 3 दिन बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने नब्या की तरफ देखा और पूछा, नबी, आज तो तुम ऑफिस चल रही हो ना मेरे साथ? आज तो दिल न लगने का तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। नब्या, मिस्टर आहिल मित्तल, आजकल तुम मेरी बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगे हो। मैं बस मजाक कर रही थी। ये कहते हुए बाथरूम में चली जाती है तो आहिल मुस्कुराते हुए कहता है, नबी, तुम्हारी बातों को नहीं, मैंने तो तुम्हें सीरियसली ले लिया है। आहिल गाड़ी के साथ टेक लगाकर नब्या का इंतज़ार कर रहा था। पहले ये इंतज़ार उसे झुंझलाहट से भर देता था, पर आज उसे नबी का इंतज़ार करना अच्छा लग रहा था। नब्या लगभग भागती हुई उसके पास आई। उसे उम्मीद थी कि आज तो आहिल उसे बहुत सुनाने वाला है। उसने आते ही कहा, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। आहिल मुस्कुराते हुए, इट्स ओके नबी, अब ऑफिस चलें? नब्या आहिल के इस बदले बिहेवियर को देखती ही रह गई और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठकर आहिल ने गाड़ी स्टार्ट की और म्यूजिक ऑन कर दिया। यह गाना शायद आहिल के दिल के हाल को अच्छी तरह से बयान कर रहा था। शाम को आहिल नब्या ऑफिस से घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें अपनी गाड़ी बीच रास्ते में रोकनी पड़ी। तभी एक छोटा सा लड़का फूल लेकर आहिल के पास आया और फूल खरीदने की रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, सर, ये फूल ले लीजिए, ये एकदम ताज़ा हैं, मैडम को बहुत पसंद आएंगे। आहिल ने मुस्कुराते हुए उससे ये फूल खरीद लिए और नब्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मैडम, दिस इज़ फॉर यू। नब्या ने भी उसी अंदाज में फूल पकड़ते हुए कहा, थैंक यू डियर हस्बैंड। इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। नब्या एक पल के लिए आहिल की हंसी में खो गई और उसने मन में सोचा, इतने सड़ू भी नहीं हो तुम, थोड़े से स्वीट भी हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी। आहिल को भी नब्या का डियर हस्बैंड बुलाना एक सुकून सा दे गया। उसने नब्या को देखकर मन में सोचा, नबी, मैं तो तुम पर अपना दिल हार बैठा,
लेकिन अब मुझे ये जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो। नबी, क्या है तुम्हारे मन में? ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। इन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई और भी इन्हें देख रहा था। मानव, जिसकी गाड़ी इनकी गाड़ी के बिल्कुल बराबर आ रुकी थी, की निगाहें इन दोनों पर टिकी हुई थीं। वो अपनी नबी को महीनों बाद देख रहा था, वो भी अपने पति के साथ। नबी को किसी और के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। नब्या को अपने पति के साथ इस तरह देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न से उनके विचारों की तंद्रा टूटी। दोनों एकदम से असहज हो गए, पर जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और घर की तरफ निकल लिए। आहिल और नब्या दोनों किसी बात पर मुस्कुराते हुए घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो हाल में सोफे पर बैठी जैसे उनका ही रास्ता देख रही थी। वो लड़की काफ़ी मॉडर्न थी। उसने पिंक कलर की टॉप के साथ छोटी सी ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई हील पहनी हुई थी। कमर तक आते बाल खुले छोड़े हुए थे। कजरारी आंखें उसे बहुत दिलकश दिखा रही थीं। जैसे ही उस लड़की की नज़र आहिल पर पड़ी तो उसका चेहरा चमक उठा। उसने झट से दौड़ते हुए आहिल को गले लगा लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नब्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो तो अपने सामने उस लड़की को यूं आहिल के साथ चिपके हुए देखती रह गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।